नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्यिक निबंध, नाटक तथा एकांकी संग्रह जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें निबंध संग्रह पुस्तक से निबंधों का विवेचन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, निबंध संग्रह पुस्तक से निबंध के गद्यांशों की व्याख्या की जा रही है। पाठ 1 निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है और इसमें प्यारे विद्यार्थियों ये निबंध जो है निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा है रचित है और इसके पहले विगत वीडियो में हमने इस निबंध के कई गद्यांश है वो हमने व्याख्या इनकी कर ली है। आज हम आगे के पदों की व्याख्या हम लेंगे। देखिए ये पृष्ठ संख्या प्यारे विद्यार्थियों 37 पर है। ये वाला गद्यांश हमारी विद्यमान छिन्न भिन्न दशा जिसके कारण, ये पृष्ठ संख्या 37 पर है, ऊपर है 2-3 पंक्तियाँ छोड़ करके, हमारी विद्यमान छिन्न भिन्न दशा जिसके कारण हजार चेष्टा करने पर भी जातीयता हमारे में आती ही नहीं, सब पुराण ही की कृपा है। जब तक शुद्ध वैदिक साहित्य हम लोगों में प्रचलित था तब तक जातीयता के दृढ़ नियमों में जरा भी अंतर नहीं होने पाया था। पुराणों के साहित्य के प्रकार से एक बड़ा लाभ भी हुआ कि वेद के समय भी बहुत सी घिनौनी रीतियां और रस्मों को जिनका नाम लेने से हम भी घिना उठते हैं, और उन सब महाघोर हिंसाओं को जिनके सबब से अपने अहिंसा धर्म के प्रचार करने में बौद्धों को सुविधा हुई थी, पुराणकर्ताओं ने उठाकर शुद्ध सात्विक धर्म को विशेष स्थापित कर दिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक है पहला ये गद्यांश और इसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी देखो क्या कह रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस निबंध में साहित्य जन समूह हृदय का विकास, निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी। प्रसंग में देखिए क्या लिखना है। प्रस्तुत अवतरण पंडित बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित जन साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास शीर्षक निबंध से लिया गया है और इसमें लेखक बालकृष्ण भट्ट जी ने पुराण साहित्य में सामाजिक जीवन की स्थितियों का विश्लेषण किया। पुराण साहित्य में सामाजिक जीवन किस प्रकार से था उसका विश्लेषण यहाँ पर किया गया है। अब देखिए इसकी व्याख्या, इसको थोड़ा विस्तार से हम देखते हैं। हमारी विद्यमान छिन्न भिन्न दशा जिसके कारण हजार चेष्टाएं करने पर भी जातीयता हमारे में आती ही नहीं। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी ये है कि हमारे देश में पहले बौद्धों का प्रचार हुआ था, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। तो बौद्धों का जब प्रभाव कम होने के बाद में पुराण साहित्य का काल आया, पुराण साहित्य आया। पुराण साहित्य में अनेक प्रकार की रीतियाँ, नीतियाँ, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का विवेचन देखने को मिलता है। पुराण साहित्य में अनेक प्रकार की रीतियाँ, नीतियाँ, धार्मिक, सामाजिक परंपराओं का विवेचन मिलता है। एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि एक प्रकार से वेदों में जो बात कही गई थी उनके सर्वथा विपरीत पुराणों में सामाजिक जीवन में, पौराणिक जो सामाजिक जीवन में व्याख्या व्याप्त था, अंधविश्वास कुरीतियों का प्रतिपादन किया गया था। यानी वेदों में जो अंधविश्वास कुरीतियाँ नहीं थी वो पुराण साहित्य में सामाजिक जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों का प्रतिपादन किया गया था। किसने किया? पुराणों के बाद में सामाजिक जीवन में अंधविश्वास और कुरीतियों का प्रतिपादन किया गया और इन कुरीतियों के कारण भारतीय सामाजिक जीवन में अनेक अवगुण और कुप्रथाएं पनपने लगी। ये लिखा ना, हमारी विद्यमान छिन्न भिन्न दशा, यानी जातीय जो मिश्रण था वो होने लगा, जातीयता बढ़ने लगी। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी इन कुरीतियों के कारण भारतीय सामाजिक जीवन में अनेक अवगुण और कुप्रथाएं पनपने लगी। लेखक व्यंग्य करते हुए, आक्षेप करते हुए कहता है कि आज हमारे जातीय जीवन में जो कुप्रथाएं आई हैं, हमारी विद्यमान छिन्न भिन्न जो दशाएं हैं जिसके कारण हजार चेष्टा करने पर भी जातीयता हमारे में आती ही नहीं, सब पुराणों की कृपा, यानी पुराणों के कारण जातीयता आई। वैदिक काल में जातीयता नहीं, जाति पाति नहीं थी। पुराणों का जो साहित्य लिखा गया उसे हम देखते हैं कि उस समय फिर जातीयता आने लगी। तो ये यहाँ पर लेखक है वो आक्षेप में कहता है कि आज हमारे जातीय जीवन में जो कुप्रथाएं प्रचलित है और उनको हम हजार बार चेष्टा करने पर भी उनको हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। ये जातीयता हमारे भीतर आ गई है, हमारे समाज में आ गई है, उसको हम हजार चेष्टा करने पर भी दूर नहीं कर पा रहे हैं। ये सब पुराण साहित्य की देन है। इसमें लिखा है ना, सब पुराणों की कृपा, यानी पुराण साहित्य की कृपा है कि जातीयता हमारे जीवन में आ गई। पुराण साहित्य के कारण ही
भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूल जो रूप है वो छिन्न भिन्न हुआ। सारी जो पुराण साहित्य के कारण हमारी जो मूल जो स्थिति थी, मूल संस्कृति और सभ्यता थी, उसका छिन्न भिन्न हुआ। हमारे सामाजिक जीवन को बड़ी हानि उठानी पड़ी पौराणिक साहित्यों के बाद में। ऐसा लेखक पंडित बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि पुराण साहित्य के कारण भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूल छिन्न भिन्न हुआ, हमारे सामाजिक जीवन को बड़ी हानि हुई। उदाहरण के रूप में ये बात बताते हैं कि जब तक भारत में वैदिक साहित्य हुआ, यानी शुद्ध वैदिक साहित्य हम लोगों में प्रचलित था, तब तक जातीयता के नियमों में जरा भी अंतर नहीं था। ये बात लिखी है कि ये गद्यांश में लिखा है कि शुद्ध वैदिक साहित्य हम लोगों में प्रचलित था, तब तक जातीयता के नियमों में जरा भी अंतर नहीं होने पाया था। ठीक है ना, ये सब पुराणों के बाद में हुआ। तो यहाँ पर पुराणों की कमियों और अच्छाई को व्यक्त यहाँ पर इसमें किया जा रहा है। देखिए कि जब तक भारत में वैदिक साहित्य का प्रभाव था तो तब तक जो लोग हैं उसमें जाति और धर्म के आधार पर कट्टरता नहीं थी, जातीयता नहीं थी, धर्म और जाति के नाम पर कोई कट्टरता नहीं थी। इस कारण सारा समाज क्या था, एक था, एक रूपता थी सारे समाज में, एक सूत्र में बंधा हुआ था। लेकिन जैसे ही पुराण आए, पुराण साहित्य आया, तो पुराणों के बाद में समाज में जातीयता जोर पकड़ने लगी, अर्थात जाति पाति, ये धर्म के नाम पर कट्टरता ये ज़्यादा होने लगी पुराणों के बाद में। वैदिक काल तक ये चीज़ें नहीं थी। ये कहना चाहते हैं कि पुराणों के बाद में समाज में जातीयता जोर पकड़ने लगी, इससे फिर समाज को बड़ी हानि हुई थी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे ये लिखा है कि पुराणों के साहित्य के प्रचार से बड़ा लाभ ये भी हुआ कि वेद के समय की बहुत सी घिनौनी रीतियों और नीतियों, रस्मों को जिनका नाम लेने से हम घिन्ना उठते हैं, उन सब मांग और हिंसाओं जिनके सबब में अपने अहिंसा धर्म के प्रचार करने में बौद्धों को सुविधा हुई और पुराणकर्ताओं ने उठाकर शुद्ध सात्विक धर्म को विशेष स्थापित किया। प्यारे विद्यार्थियों, निबंधों की भाषा थोड़ी कठिन होती है, समझने में थोड़ा जोर पड़ता है, समझना का थोड़ा सा। देखिए इसमें देखिए क्या बताना चाहते हैं लेखक कि पुराण जो साहित्य था उसका प्रचार का लाभ ये हुआ हमें सामाजिक जीवन में, हालांकि अत्यधिक विकृतियाँ आ गई, विकृतियों का सामना करना पड़ा, हानि भी हुई पुराण साहित्य का सामाजिक जीवन में, परंतु इसके लाभ ये हुआ कि वेद काल से जो बहुत सारी ऐसी परंपराएं थी, जो वैदिक काल में थी, जो बहुत सारी परंपराएं थी, रीतियां थी, रस्म रिवाज थे, वो रस्म रिवाज जिनका नाम लेने से हमारा हृदय घिन्ना उठता है, घृणा होती है उनसे, वो नष्ट हो गए। पुराणों का फायदा क्या हुआ, लाभ ये हुआ कि जो वैदिक काल में जो रस्में रीतियाँ चल रही थी, जो बुरी परंपराएं थी, रीतियाँ थी कई, जिनका नाम लेने से हमारा हृदय घृणा करने लग जाता है और जिनके कारण उस समय घनघोर हिंसा प्रचलित थी, उस सब का पुराण साहित्य के कारण अंत हो गया। ठीक है, ये फायदा हुआ। और ठीक उसी समय बौद्धों ने इस बात को वेदों में जो प्रतिपादित पशु हिंसा का विरोध भी इन्होंने किया था, वेदों में पशु हिंसा की बात भी कही गई थी, तो उसका बौद्ध धर्म वालों ने जो है, बौद्ध धर्म वालों ने उनका विरोध किया और अहिंसा धर्म का प्रचार किया। बौद्धों ने कहा अहिंसा धर्म अपनाइए, हिंसा मत करिए, जीव जंतु को मत मारिए। इस प्रकार की बातों को पुराणों के रचयिता ऋषियों ने भी विशेष रूप से धर्म कर्म के साथ समाविष्ट किया। इस अहिंसा वाली बात को पुराणों वाले ऋषियों ने भी इस बात को जो है बल दिया, सात्विक धर्म का प्रतिपादन किया। ठीक है ना, तो धर्म कर्म विशेष धर्म कर्म के रूप में समाविष्ट इसमें लिखा है ना, अहिंसा धर्म के प्रचार करने में बौद्धों को सुविधा हुई और पुराणकर्ताओं ने उठा करके शुद्ध सात्विक धर्म को विशेष स्थापित किया। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो चीज़ बौद्धों ने, बौद्ध धर्म के लोगों ने या बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, उन्होंने वेदों में प्रतिपादित जो पशु हिंसा थी उसको क्या किया प्यारे विद्यार्थियों, उनका इन्होंने विरोध किया कि ये पशु हिंसा नहीं होनी चाहिए और अहिंसा धर्म को अपनाने की बात कही। और इसी का ही जो है पुराण साहित्य वाले जो रचनाकार थे, पुराणों के जो रचयिता थे, उन्होंने भी इस बात का विशेष रूप से धर्म कर्म के साथ समाविष्ट किया और पशु बलि या हिंसा को, जो हिंसा से दूर या हिंसा से रहित एक सात्विक धर्म का प्रतिपादन किया। इस तरह से पुराण साहित्य से तत्कालीन समाज की मानसिक स्थिति को और हृदयगत भावनाओं का स्पष्ट पता चलता है। पुराण साहित्य से हम जब पढ़ते हैं तो उससे हमें उस समय की मानसिक स्थिति का और हृदयगत भावनाओं का पता चलता है, लोगों की हृदयगत भावना और मानसिक स्थिति का पता चलता है। तो ये था गद्यांश प्यारे विद्यार्थियों, ये पद, और इसमें विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, लेखक ने पुराण साहित्य के लाभ और हानि को या कमी और उपादेयता का वर्णन वो किया है।
साथ ही साथ पुराण साहित्य में भारत की जो जातीय जीवन है उसकी झांकी भी दिखाई देती है। पुराण साहित्य से हम भारतीय जातीय झांकी को देखा जा सकता है। और भाषा सरल और सुबोध है, शैली व्यंग्यात्मक है, साथ ही साथ विवेचनात्मक है। ये बात ले सकते हो, भाषा शैली सरल और सहज है, साथ ही साथ व्यंग्यात्मक और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया ये गद्यांश। अब अगला गद्यांश देखते हैं। ये प्यारे विद्यार्थियों इसी के नीचे ही है, पृष्ठ संख्या 37 पर ही है, थोड़ा नीचे 2-3 पंक्तियां छोड़ करके इसमें लिखा है ना, अनेक मत मंत्रांतों का प्रचार भी हुआ, पुराणों की करतूत है, अनेक मत मतांतर चले, वो पुराणों के कारण चले। पुराण वाले तो पंचायतन पूजन ही तक से संतोष करके रह गए थे, तंत्रों ने बड़ा संहार किया, तंत्र साहित्य आ गया, उन्होंने अनेक क्षुद्र देवता, भैरों, काली, डाकिनी, साकिनी, भूत प्रेत तक के पूजन को फैला दिया। फिर धीरे धीरे पुराणों के बाद में तंत्र साधना पर लोग तांत्रिक हो गए और तंत्र साधना पर बल देने लगे, और तंत्र जो तांत्रिक थे उन्होंने छोटे छोटे देवता जिसमें भैरों, काली, डाकिनी, साकिनी, भूत प्रेत उनका पूजन करना फैला दिया कि इनकी पूजा करो, यही धर्म है। इस प्रकार से तो तंत्र जो साधना है उस पर बल दिया जाने लगा। और फिर मद्य मास के प्रचार को, जिसे बौद्धों ने तमोगुणी और मलिन समझा था, मद्य यानी शराब, नशा और मांस खाना, ये जो प्रचार करने लगे कौन, तांत्रिक। और इसको जिसने बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे वो इनको तमोगुणी मानते थे, उनको मलिन समझते करके उठा दिया था। तांत्रिकों ने फिर से उसको बहाल किया। जो बौद्ध धर्म के लोगों ने शराब को और मांस को जो है मनुष्य के लिए अच्छा नहीं माना, साधना पद्धति के लिए अच्छा नहीं माना, उसको तांत्रिकों ने फिर से बहाल कर दिया। यानी तांत्रिक लोग मानते थे कि मद्य पीना चाहिए, शराब पीनी चाहिए और मांस खाना चाहिए, इससे तंत्र साधना में जो है फायदा होता है। इस प्रकार से ये देवताओं के चढ़ती है, इस प्रकार से ये तंत्र तांत्रिकों ने इसके जय। तो इसी नीचे ये प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर है, पर बलवीर्य की पुष्टता से जो मांसाहार का प्रधान लाभ था, ये लोग फिर भी वंचित ही रहे। निसंदेह तांत्रिकों की कृपा न होती तो हिंदुस्तान ऐसा जल्द न डूबता। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि निसंदेह तांत्रिकों की कृपा न होती तो हिंदुस्तान ऐसा जल्द न डूबता। वेद के अधिकारी शुद्ध ब्राह्मण के लिए तांत्रिक दीक्षा या तंत्र मंत्र अति निषिद्ध है। ब्राह्मण के लिए वेदों में लिखा है कि ब्राह्मण तंत्र मंत्र नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण तंत्र के पठन पाठन से बहुत जल्दी पतित हो सकता है। ये लिखा था कि ब्राह्मण अगर तंत्र के पठन पाठन करेगा तो वह ज़्यादा जल्दी पतित हो जाएगा, गिर जाएगा। ये तो किसी स्मृतिकार का मत है, यानी स्मृतिकारों ने ये बात कही कि ब्राह्मण को पठन पाठन तंत्र का नहीं करना चाहिए। हमें भी कुछ संयुक्तिक मालूम है, संयुक्तिक मतलब उपयोगी। बहुत से पुराण तंत्रों के बाद के बने हैं और उनमें भी तांत्रिकों का सिद्धांत पुष्ट किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको हम देखते हैं गद्यांश को। पुष्टता का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थी वृद्धि करना, ताकत होना। निषिद्ध का अर्थ होता है मना, और संयुक्तिक का अर्थ होता है उचित, अच्छा। तो प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण पंडित बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित जन साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, शीर्षक निबंध से उद्धृत है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों लेखक ने ये बताया है कि भारत में जब पुराण साहित्य, उसके बाद में पुराण साहित्य के बाद में जो तंत्र साहित्य आया, तंत्र साहित्य का काल आया, उससे भारतीय संस्कृति का बहुत पतन हुआ, ह्रास हुआ, कमी हो गई। भारतीय संस्कृति गर्त में जाने लगी तंत्र साधना के कारण। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि यद्यपि पुराण साहित्य में विभिन्न मंत्र मतांतर जरूर आ गए होंगे, ऊपर वाली पंक्ति इससे पहले वाली पंक्तियाँ इसमें लिखा है कि यद्यपि मत मतांतरों के कारण, पुराणों के कारण मत मतांतर हो गए, बहुत सारे मत प्रचलित हो गए, धार्मिक जो अखाड़े बन गए, इस प्रकार से प्रचार किया गया। परंतु उसके बाद में तांत्रिकों ने तो भारतीय जनजीवन की अपनी कुप्रथाओं का खूब प्रचार किया। तांत्रिक जब आए तो उन्होंने भारत में कुप्रथाओं का प्रचलन किया। बौद्ध लोग जिसे मद्य को या मांस का भक्षण करना तमोगुण बढ़ाने वाला मानते थे, मलिन कार्य मानते थे, उसको तांत्रिकों ने फिर से समाज में बहाल कर दिया। तांत्रिकों ने इस चीज़ को अनुमति दे दी और उससे पूजा पाठ करने लगे, शराब से या फिर ये मांस इत्यादि का वो खाने लग गए। तांत्रिकों ने ऐसा प्रचार किया कि मांस खाने से शरीर शक्तिशाली और परिपुष्ट होता है। तांत्रिकों ने ऐसा जो प्रचार कर दिया कि मांस खाने से शरीर शक्तिशाली होता है
और परिपुष्ट होता है, मजबूत होता है। और ये मांसाहार का प्रधान लाभ है। उन्होंने बता दिया लाभ कि मांसाहार का खाने का लाभ ये है कि इससे शरीर ताकतवर होता है, बलवीर्य उसमें उत्पन्न होता है, ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है। तो ये मांसाहार का प्रधान लाभ है। परंतु तांत्रिकों के इस प्रचार का गलत परंपरा की प्रारंभ हो गई। तांत्रिकों ने ये जो प्रचार प्रसार किया उससे गलत परंपराएं प्रारंभ हो गई और उसकी विकृति से सामाजिक जीवन में प्यारे विद्यार्थियों बलवीर्य का प्रसार नहीं हुआ, ताकत नहीं बढ़ी। इसीलिए लेखक यहाँ पर आक्षेप करता हुआ कहता है कि ये लोग फिर भी वंचित है। लिखा ना कि ये मांसाहार का प्रधान लाभ था और ये लोग फिर भी वंचित रहे, यानी वो ताकत लाभ इनको नहीं हुआ, अभी तो पतन की ओर जाने लगे। और लेखक यहाँ पर आक्षेप करता है कि अगर तांत्रिक लोग इस बुरी बुरी परंपराओं का अगर प्रारंभ नहीं करते, इस भारत में, इस देश में अगर तांत्रिक लोग बुरी बुरी परंपराओं का प्रारंभ नहीं करते, अत्यंत निकृष्ट कोटि का तांत्रिक साहित्य सामाजिक जीवन में प्रचारित वो नहीं करते, तो भारतीय संस्कृति का स्तर इतना नीचे नहीं गिरता। तांत्रिक लोग आए, तांत्रिक लोगों ने लोगों को भ्रमित कर दिया कि मांस खाना चाहिए, मद्य पीना चाहिए और बलि देनी चाहिए, इस प्रकार से ये चीज़ें चला दी, जिससे क्या हुआ, सामाजिक जीवन में पतन की ओर चलने लगा। और धीरे अगर ये बात अगर वो लोग ये परंपराएं नहीं फैलाते तो भारतीय संस्कृति का इतना स्तर इतना नीचे नहीं गिरता। देखा जाए तो तांत्रिकों के कारण ही भारतीय सभ्यता का इतनी शीघ्रता से पतन हुआ। लोग सामाजिक जीवन में मद्य मांस जो प्रचलन बढ़ गया, जिससे लोग तामसिक वृत्ति के होने लगे। और लेखक आगे लिखता है कि वेद के अधिकारी शुद्ध ब्राह्मण के लिए तांत्रिक दीक्षा या तंत्र अति निषिद्ध है। धर्मशास्त्रों के अनुसार वेद का अध्ययन करने वाला जो ब्राह्मण होता है उसके लिए तो तांत्रिक दीक्षा वो बिल्कुल रहित होना चाहिए, तांत्रिक दीक्षा उसको नहीं करनी चाहिए, तांत्रिक दीक्षा से दूर रहता है। उसके लिए तंत्र मंत्र की शिक्षा करना, उनका प्रयोग करना निषिद्ध बताया गया, मना बताइए। ब्राह्मण को तंत्र मंत्र इत्यादि नहीं करने चाहिए। इसके लिए स्मृतिकारों ने भी बात कही है कि जो वेद का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण होते हैं, वेद का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण तंत्र मंत्र का पठन पाठन करने का, उसको रोकने का नियम स्मृतियों में लिखा है, चाहे मनुस्मृति याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ हो, उनमें ये लिखा है कि वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लेना चाहिए, उसका पठन पाठन रोकने का नियम बताया है। और वस्तुतः ये स्मृतिकार से उनका ये मत अच्छा प्रतीत भी होता है, संयुक्तिक है, उचित प्रतीत होता है, क्योंकि इस मत का पालन करने से तांत्रिकों के काल में भारतीय ब्राह्मण धर्म अपनी रक्षा कर सका। क्योंकि इसका जब ब्राह्मणों ने इस बात का पालन किया, इस मत का पालन किया कि ब्राह्मणों को तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लेना चाहिए, तांत्रिक विद्या नहीं सीखनी चाहिए, तो इसका जब इस मत का पालन किया तो तांत्रिक काल में जो है ब्राह्मण है वो अपनी धर्म की रक्षा कर सका और उसका इतनी शीघ्रता से पतन नहीं हुआ। ब्राह्मण धर्म का इतना शीघ्रता से पतन नहीं हुआ उस तांत्रिक काल में भी। परंतु बहुत से पुराण तंत्र साहित्य में ही लिखे गए, बहुत से पुराण भी तंत्र काल में ही लिखे गए। इसीलिए उन पुराणों में, तंत्रों में कही गई बातों का या फिर तांत्रिक जो सिद्धांत है उनका भी समावेश देखने को मिलता है। क्योंकि पुराण और तांत्रिक संसाधन आती, तांत्रिक साहित्य है वो साथ साथ में ही लिखा गया था, तो बहुत से पुराणों में भी तांत्रिक जो सिद्धांत है उनका समावेश देखने को मिलता है। इससे यही स्पष्ट होता है कि तांत्रिक जो साहित्य से तत्कालीन समाज में विचारधारा, आचार विचार, व्यवहार इतना प्रभावित हो गया था तथा समाज में किस तरह से अंधविश्वास, भूत प्रेत आदि की पूजा का विधान वो चलने लगा। ये तंत्र विद्या क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? भूत प्रेत की विद्या होती है। भूत प्रेत, डाकिनी, साकिनी, इनकी पूजा की जाती है, इनको खुश किया करने का बताया जाता है, इनको कैसे खुश किया जाता है, कैसे अपने अनुकूल बनाया जाता है। तो भूत प्रेत की अंधविश्वास है, इस प्रकार की बातों का नियम वो चलने लगा, समाज धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। तो इस प्रकार से ये तांत्रिक साहित्य है वो समाज को पतन के गर्त में डुबाने लगा। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, लेखक ने तंत्र साहित्य को भारतीय सभ्यता में अवनति का कारण बताया कि तंत्र साहित्य से भारतीय सभ्यता नीचे चली गई, पतन की ओर गई। अगर तांत्रिक साहित्य साधना अगर नहीं आती तो इतने सामाजिक पतन नहीं होता, इतने लोग मद्य मांसाहार का पान करने खाने वाले नहीं होते। तंत्र साहित्य के प्रभाव से लोग धर्म के नाम पर ये सब करने लगे। तांत्रिक है वो लोगों को बहकाने लगे और कहा कि आप मांस खाओ, इससे आप शरीर से मजबूत रहोगे, साधना अच्छी होगी, मद्य पियो, उससे खुश होंगे, भूत प्रेत, डाकिनी, साकिनी इत्यादि। तो इस प्रकार से भारतीय सभ्यता में तंत्र साहित्य को भारतीय सभ्यता में अवनति का कारण बताया। तंत्र साहित्य के प्रभाव से समाज में जिन अंधविश्वासों का प्रसार हुआ वे आज भी जनता में दिखाई देते हैं। आज भी हम देखते हैं भूत प्रेत
लोग झाड़ फूंक करवाते हैं, है ना, लोकतांत्रिकों का विश्वास करते हैं। तो ऐसी चीज़ें आज भी चली आ रही है, इसे उबर नहीं पा रहे हम। तो ये प्यारे विद्यार्थी, ये सब चीज़ें पतन की ओर ले जाने वाली थी, अंधविश्वासी पद्धति थी। भाषा शैली सरल और सुबोध विवेचनात्मक है। भाषा शैली सरल थी, सुबोध थी और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आज के ये दो गद्यांश है, इसके संबंधित आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे निबंध को लेकर के। तब तक के लिए आज दो जो गद्यांश हमने समझाए हैं उनको ठीक प्रकार से आप पढ़ें, समझें, नोट्स बनाएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।